हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज रीट 2022 के लिए हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे। और मनोविज्ञान के अंदर जो रीट 2021 का यदि हम सिलेबस देखें तो उसमें हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तीसरी यूनिट यानी अधिगम के बारे में हमें पढ़ना है। अधिगम क्या होता है, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, ठीक है, या फिर अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इन सभी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो आपको बता दें कि मैंने भी जिस बुक से मैं पढ़ा था या जिस तरीके से, ठीक है, या फिर जो मैंने बुक्स पढ़ी या फिर मैंने अपने लेवल पे जो जिस हिसाब से तैयारी की वो तो उस हिसाब से तैयारी करते हुए मेरे क्या है रीट 2021 में 140 नंबर आए। ठीक है, उसका फ़ायदा जो है वो आपको मिले, ठीक है, जो मैंने समय बिताया तैयारी करते वक्त, ठीक है, उसका बेनिफिट आपको मिले। इसके लिए हम क्या है देखेंगे, जैसे मैं तैयारी करते वक्त परिभाषाओं को याद करता था, ठीक है, जो भी मनोवैज्ञानिकों के नाम वगैरह हैं, परिभाषाएं वगैरह, बहुत कुछ होता है ऐसा मैटर जो हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, समझने वाली चीज़ों को हम समझ लेते हैं, बाकी उसके बाद जो बच जाता है वो याद भी करना पड़ता है बहुत सारा। ठीक है, तो उनको हम कैसे लंबे समय तक याद रखें, कौन कौन सी ट्रिक्स वगैरह हैं, तो उन्हीं सब का यूज करते हुए, ठीक है, जो मैंने ट्रिक्स बनाई थी या फिर किसी और जब मैं कहीं से पढ़ रहा था, ठीक है, वैसे मैंने कहीं ऑफलाइन कोचिंग ना तो ली है और ना ही कहीं ऑनलाइन कोचिंग ली है। ठीक है भाई, तो सेल्फ स्टडी की है, लेकिन फिर भी यूट्यूब से हेल्प ली थी, तो वहाँ पे जो भी ट्रिक्स वगैरह बताई जाती हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो उन सभी को हम कंबाइंड करके एक ही जगह पे इस 15 मिनट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, चलिए भाई, आज की पहली क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अधिगम की भूमिका व प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें अधिगम का पता होना चाहिए कि अधिगम है क्या। ठीक है, अधिगम हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे परिभाषा लिखी है, पहले हम उस परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तो अधिगम का अर्थ यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे आपको देखिए, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये देखिए इतनी सी बात जो है वो सीटेट 2013 में, थर्ड ग्रेड 2013 में पूछी गई है। यानी कई बार क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपने रीट 2021 में देखा, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो डीपली नहीं पूछा गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे जिन्हें आप मान सकते हो, लेकिन वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं थे। अल्बर्ट बंडूरा वाला एक क्वेश्चन आया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, तो वो मैंने एक ही वीडियो डाली थी, तो उसमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वो मैंने रीट 2021 की जब तैयारी कर रहा था तो वैसे मैंने वीडियो बना के डाल दी थी जब उनका निधन हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए कि अधिगम का अर्थ क्या है, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। पहली बात तो ये अधिगम हम क्यों करते हैं, ठीक है, अधिगम होता क्या है। तो अधिगम कोई भी चीज़ जब हम सीख रहे हैं, आप इसको आप क्या है सिंपल भाषा में कहिए, कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो वो ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, यानी सीखने को ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी जो भी हम कुछ सीखते हैं कहीं से भी, चाहे वो किसी भी तरीके से सीख रहे हो, तो वो क्या है, हमारे पास अधिगम है। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और ये जो अधिगम है उसका अर्जन हम कैसे करते हैं, चाहे तो अभ्यास करके, चाहे प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे आप रीट 2021 के लिए आप मॉडल पेपर लगाइए, उसकी प्रैक्टिस करते जाइए तो आपके बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपको अधिगम का फायदा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी एक तो प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम क्या है अधिगम कर सकते हैं, या फिर हमारे अनुभव में भी आ जाता है। कई चीज़ें हम क्या है अनुभव से सोच लेते हैं। ठीक है, कई बार हम कुछ काम करते रहते हैं, धीरे धीरे हमें उस काम का पूरा अनुभव होने लगता है, फिर अचानक से कोई बात हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है कि ये, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी परिभाषाएं वगैरह या आपने पूरी साइकोलॉजी पढ़ ली, तो मान लीजिए साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन आया, आपने पहले वो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको फिर भी आपका अनुभव ये कहेगा कि ये ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। तो वो क्या है, अनुभव द्वारा सीखना। तो यहाँ पे क्या है, पहला हमने देखा अभ्यास, अनुभव और तीसरा है प्रशिक्षण। यानी आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो उस तरीके से भी सीखा जा सकता है। तो सीखने को भी क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये आपको तीन बातें बेसिकली याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो क्या है अभ्यास, और दूसरा क्या है अनुभव, और तीसरा क्या है प्रशिक्षण। ठीक है भाई, अब इसको, ये तीन वर्ड आएंगे बार बार एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में ये तीन वर्ड बार बार आप आएंगे। ठीक है, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा परमानेंटली। ठीक है भाई, तो इसको याद करने के लिए आपको ये आपको वर्ड याद रखना है। ठीक है, आप से मीनिंग क्या होगा,
ए फॉर अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा ए आ रहा है अनुभव के लिए, और पी जो आ रहा है प्रशिक्षण के लिए। तो यानी अधिगम कौन करता है? अधिगम आप करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है, सभी करते हैं। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति या यहाँ तक कि जानवर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सीखना ही क्या है? अधिगम है। और अधिगम जो है वो अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, या फिर क्या है, अनुभव के द्वारा, और या फिर पी फॉर प्रशिक्षण के द्वारा। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। आप शब्द याद रखोगे, ये आप देखिए डबल ए और पी आप याद रखोगे, तो यहाँ से ये तीनों वर्ड आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात है कि अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। कई बार क्या है, यहाँ पे आ जाता है स्थायी परिवर्तन, ठीक है भाई। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और कई बार यहाँ पे बुक्स में लिखा हुआ आता है कि अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो दरअसल परिवर्तन जो है वो स्थायी नहीं होता, ठीक है भाई। स्थायी परिवर्तन नहीं हम कह सकते, क्योंकि अधिगम जो है उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अधिगम जो है वो लचीला होता है, उसमें क्या है, बाद में चेंज भी किया जा सकता है। मान लीजिए आप जिस तरीके से पहले आपने मान लीजिए पिछला एग्जाम दिया था रीट 2021 वाला, तो उसमें क्या है, यदि वो अधिगम स्थायी होता तो आप उसमें चेंज नहीं कर पाते। लेकिन आप दोबारा उन्हीं किताबों को पढ़ते हुए आप उनको याद करने का तरीका, उन क्वेश्चनों को हल करने का तरीका नए तरीके से सोच सकते हो। तो मतलब आप कहने का मतलब ये हुआ कि एक अधिगम जो है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं लाता, एक जैसा परिवर्तन नहीं। जैसा हमने अधिगम में एक जैसा परिवर्तन आ गया तो वो सारी जिंदगी भर वो ही नहीं चलेगा। तो वो परिवर्तन जो है अपेक्षाकृत स्थायी होता है, यानी हम चाहें तो उसे आगे जाकर के बदल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो पानी को किसी और नाम से पुकारता है, ठीक है भाई। पानी को या रोटी को नोटी कह देता है, कई बार कुछ ऐसा कह देता है। तो वो ऐसे नहीं है कि जिंदगी भर वो अब उसे बदलेगा ही नहीं। पहली बार तो उसने अधिगम कर रखा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो वो रोटी को रोटी कहने लग जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो उसमें हम चेंज भी ला सकते हैं बाद में जाकर के। तो अपेक्षाकृत स्थायी होता है, पूर्णतः स्थायी आप इसे नहीं कह सकते। तो ये देखिए सीटेट 2013 और 3rd ग्रेड राजस्थान में जो एग्जाम हुआ था 3rd ग्रेड का, और 2013 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, उसकी परिभाषा से ये क्वेश्चन बना लिया गया, ठीक है भाई। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हमने पढ़ लिया अधिगम की भूमिका, कि अधिगम हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि हमें विभिन्न काम करने के लिए उनको क्या है, सीखना पड़ता है, और सीखना ही क्या है, अधिगम है, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या है हमारे पास अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाओं में पहले सबसे आती है, दरअसल किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ेंगे, कोई भी साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर जब हम कोई भी यूनिट पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं आएंगी। यानी मनोवैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके और ये परिभाषाएं दी हैं, बहुत रिसर्च के बाद ये परिभाषाएं दी हैं। तो उन परिभाषाओं को हमें याद करना है, ये एज इट इज़ क्या है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी थी, कौन कौन सी? पहली हमारे पास कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। इसने कहा कि अधिगम जो है वो एक विकास की ही प्रक्रिया है, अधिगम से ही क्या विकास होता है, ठीक है। अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है। तो ये हमें पहली परिभाषा याद रखनी है। सेकंड है, इसने कहा कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, ठीक है भाई। दूसरी परिभाषा आप याद रखोगे, वुडवर्थ की है। ये क्या कहता है कि जब आप नया कुछ सीखते हो, यानी आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, या फिर क्या है, कोई नई प्रतिक्रिया कर रहे हो, यानी आप किसी काम के प्रतिक्रिया के प्रति आप क्या है, कोई नई प्रतिक्रिया कर रहे हो, अलग कर रहे हो दूसरों से हटके, तो वो क्या है, सीखना है, ठीक है भाई। तो वो क्या है, हमारे पास सीखना है या फिर क्या है, अधिगम है। अब देखिए भाई, ये जो परिभाषा है ऊपर मैंने लिखी, पहली परिभाषा अधिगम विकास के प्रक्रिया है, ये क्या है, 2nd ग्रेड 2017 में और 2015 में, ठीक है। 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। सिर्फ इतनी सी बात कि अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था भाई? वुडवर्थ ने कहा था। ये 2nd ग्रेड 2017 और 2015 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी परिभाषा देखिए आप, ये BTET यानी बिहार में जो टेट का एग्जाम होता है उसमें 2011 में, और 3rd ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया। राजस्थान में 3rd ग्रेड जो एग्जाम होता है उसमें 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यानी ये जो परिभाषाएं हैं, मैंने बहुत इसमें रिसर्च करके छांट करके लाई हैं कि ये परिभाषाएं बार बार पूछी जाती हैं, 4-5, ठीक है भाई। तो आपको क्या है, फालतू का कुछ नहीं बताया जाएगा, जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो ही आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी आपके पास टाइम है तो बाकी जो आपकी बुक में है कहीं बार 1-2 बार उसे पढ़ लीजिए, और जैसे मैं आपको अभी जोड़ के ये परिभाषाएं याद करवाऊंगा, परिभाषा को उसकी वर्डिंग से ही जोड़िए, जो उसके शब्द लिखे हैं उसी से जोड़ करके याद कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए अब इस परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे। देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि यहाँ पे वह आ रहा है वुडवर्थ और यहाँ पे भी वह आ रहा है, ठीक है भाई। यानी यहाँ पे वह जो है वो दो बार आया है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना वह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले वह से हम बनाएंगे विकास की प्रक्रिया है, तो अधिगम क्या है, विकास की प्रक्रिया। उसके नाम से जब आप परिभाषा निकालोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको परिभाषा देगा, परिभाषा दे करके आपको क्या है उस मनोवैज्ञानिक का नाम पूछेगा, तो आप परिभाषा में वो शब्द आएगा और उससे आप नाम तक आसानी से पहुंच पाओगे, ठीक है। या फिर आपको नाम दे देगा और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ लेगा, तो स्टेटमेंट भी आप यहां से निकाल पाओगे, क्योंकि इसके नेम में क्या है वो वर्ड यूज हो रहा होगा, ठीक है भाई। आपको पूर्णतः इसको याद नहीं करना, 2-3 बार पढ़ना है, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए भी इसके बाद अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ये हमें पता चल गया क्योंकि हमने वह से इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे भी देखिए आप, नवीन में भी वह आ रहा है और यहाँ पे भी नवीन आ रहा है, यहाँ पे भी वह आ रहा है। तो नया ज्ञान प्राप्त करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना या फिर नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना, ठीक है, यही क्या है हमारे पास अधिगम है। तो ये यहाँ पे आप देखो वह 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे क्या रिलेट करते हुए जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से हमारे दिमाग में सेव होती जाएंगी, याद होती जाएंगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखिए आप परिभाषा, स्किनर की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये भी। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन यानी ये कहता है कि हमारे व्यवहार के अंदर निरंतर क्या है, प्रगति आती रहती है। ऐसे नहीं कि पहले जैसे हम 10 साल पहले जब हम व्यवहार कर रहे थे किसी खिलौने को लेकर मान लीजिए या किसी भी चीज़ को लेकर के मान लीजिए, तो वैसा ही व्यवहार आज हम उस चीज़ को देखेंगे तो हमारा वैसा व्यवहार नहीं है। आज हमारा व्यवहार चेंज हो चुका है, उसमें कुछ प्रगति आ चुकी है, ठीक है, व्यवस्थित हो चुका है, आप ऐसे कह सकते हो, व्यवस्थित हो चुका है व्यवहार हमारा। तो स्किनर ने बताया कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है, ठीक है भाई। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया है और 3rd ग्रेड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हो कि ये कब पूछा गया है। छत्तीसगढ़ टेट जो होता है एग्जाम 2011 और 3rd ग्रेड एग्जाम जो राजस्थान में होता है 2012 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको अब याद करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे देखो, ये जो नर शब्द आया, ये जो नर शब्द आया, आप इसको पकड़िए। नर ही क्या करते हैं, प्रगति करते हैं, ठीक है। तो प्रगतिशील व्यवहार या फिर प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यहाँ पे नर शब्द को पकड़िए और इस प्रगति शब्द से रिलेट कर दीजिए, प्रगति शब्द से जोड़ दीजिए कि नर जो है यानी आदमी है, मनुष्य है, वो ही क्या करता है, प्रगति करता है, इसलिए हमने इस नर को प्रगति से जोड़ दिया। तीसरी परिभाषा हमारे पास गेट्स व अन्य की। गेट्स क्या कहता है कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास गेट्स की परिभाषा, ये मनोवैज्ञानिक हैं सारे भाई। ये आप देखिए, यहाँ पे गेट्स में से आप ये 2 शब्द निकालिए, गेट, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको गेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव और प्रशिक्षण, इसको आपको इस गेट के साथ जोड़ना है, तो गेट्स आपको आसानी से याद में आ जाएगा। कैसे जोड़ते हैं, आप एक कल्पना कीजिए कि आप क्या है, आप प्रशिक्षण लेने या पढ़ने के लिए आप कहाँ पे जाते हो, आप स्कूल के अंदर जाते हो, ठीक है। स्कूल के बाहर क्या होता है, गेट होता है, ठीक है। उसी गेट से आप एंटर करते हो तो आपको क्या है, वहाँ से क्या है, अनुभव भी मिलता है बहुत सारा, ठीक है, जो किताबों में लिखा हुआ है या टीचर का अनुभव के द्वारा आप वहाँ से सीख के आते हो, और आपको प्रशिक्षण भी मिलता है, किताबों से भी आप सीखते हो। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो स्कूल के गेट से हमने रिलेटेड कर दिए, इनका संबंध बना दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अधिगम कहते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार ये होगी परिभाषा, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से माइंड में एक पिक्चर बनाइए कि स्कूल में जा रहे हैं, उसके गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और गेट में जैसे ही जाएंगे तो जैसे गेट से बाहर लौट के आएंगे तो हमारे पास क्या अनुभव होगा, हमारे पास क्या है, ज्ञान होगा, प्रशिक्षण, वहाँ से हम सीख करके आएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी। उसके बाद देखिए गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा, ठीक है भाई। अब गिलफोर्ड का मानना है कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी हम क्या है, बाहर से या किसी व्यवहार को देखते हैं या फिर उसके प्रति हम जो व्यवहार करते हैं उसी से हम सीख लेते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं या फिर अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है भाई। तो इसमें आप इसको आप कैसे याद करोगे, गिलफोर्ड की परिभाषा है, तो ये भी पूछी जाती है पेपर में। तो आप देखिए, इसको भी याद करने का तरीका है हमारे पास। यहाँ पे आप देखिए भी, गिलफोर्ड में आपको फोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है भाई, फोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
इसको आपको क्या करिए, ये फोड़ जो है इसको आप ये वाला फोड़ समझिए, फोड़, ठीक है। फोड़ मतलब जैसे किसी को सर फोड़ना होता है, ठीक है, वैसे आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, यानी आप क्या है, आपके किसी भी व्यक्ति के सामने मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, एक ने क्या है उसको मान लीजिए गाली दे दी, ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा, पत्थर उठाएगा और उसका सर जो है वो फोड़ देगा। यानी पहली प्रतिक्रिया, पहले व्यवहार किसने किया, जो गाली देने वाला व्यक्ति था उसने व्यवहार किया, ठीक है। उसके उल्ट जो व्यवहार करेगा वो कौन करेगा, वो जो दूसरा व्यक्ति, ठीक है, जिसने ईंट उठाई और उसका सर जो है वो फोड़ दिया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ये सिर्फ परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक है ताकि हम एक बार पढ़ें तो वो परिभाषाएं हमें जिंदगी भर ना भूले, ठीक है। और मैंने ऐसी परिभाषाएं याद की थी, बहुत सारी परिभाषाएं मुझे याद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये किसने बताया था, ये गिलफोर्ड ने बताया था। कैसे याद रखोगे, एक आदमी व्यवहार कर रहा है तो दूसरा भी उसके उल्ट क्या है, व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये बात आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। बाकी आपको परिभाषाएं याद करनी, एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। ये भी परिभाषा बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। और उसके बाद है क्रो एंड क्रो, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है भाई। आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो यहाँ पे हमें तीन बातें पता चल रही हैं कि एक तो आदतों का आ रहा है, एक ज्ञान के बारे में बात हो रही है और एक अभिवृत्तियों के बारे में बात हो रही है। हमें इन तीनों को रिलेटेड करना है क्रो से। तो क्रो को आप इस तरीके से देखो कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है करो, ठीक है। वो क्रो है लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, करो, ठीक है। तो करो, क्या करो, तो हमें देखना पड़ेगा क्या करना है, हमें ज्ञान का अर्जन करना है। और किसका अर्जन करना है, आदतों का, अच्छी आदतों का अर्जन करना है। यहाँ पे अच्छी शब्द नहीं आ रहा लेकिन हम इसको याद करने के लिए अच्छी आदतें मान लेंगे, अच्छी आदतों का और अभिवृत्तियों का अर्जन करना है, ठीक है भाई। तो ये परिभाषा भी आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि आपको परिभाषा हूबहू रटनी नहीं है, आपके सामने पेपर में परिभाषा लिखी हुई आएगी और आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो थोड़ी सी आप यदि अपने दिमाग में कुछ ना कुछ आपने ट्रिक वगैरह इसको जोड़ रखा है तो आसानी से क्लिक हो जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये एक परिभाषा है, इसको आप 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद क्या है 4-5 दिन या 10 दिन बाद इसे दोबारा देखिए, ठीक है। जिसमें आप क्या है, वैज्ञानिकों के नाम छुपा लो और परिभाषाएं सारी लिख के देखो और खुद ब खुद आपको पता चल रहा होगा कि ये इसकी परिभाषा है। लेकिन उससे पहले आपको क्या है 3-4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार में कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद आता है हमारे पास, ये हमने पढ़ी कि अधिगम क्या होता है, सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। और अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देख ली। उसके बाद आता है अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, वो हमें देखना है। तब देखिए भाई, सबसे पहली विशेषता है कि अधिगम जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। हम सीखते कैसे, हम सीखते तो अपने दिमाग से ही हैं, ठीक है भाई। तो दिमाग के जरिए हम सीखते हैं, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया है, ठीक है भाई। तो अब जैसे यहाँ पे आपने क्या है, परिभाषा आपने सीख ली, लेकिन अभी आपके व्यवहार में कोई आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। परिवर्तन कब आएगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो पहले आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो ये आप में क्या है, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो आपने सीखा इसका पता कैसे चलेगा, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से आप इसे नहीं देख सकते कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसने सीख लिया या नहीं सीखा। तो वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी अब दिमाग से सीख रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। उसके बाद अधिगम जो है खोज करना, आप किसी भी चीज़ की खोज कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक अधिगम के अंतर्गत आता है, अधिगम की एक विशेषता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। अब जैसे आपने मान लीजिए ये साइकोलॉजी सीखी, अब साइकोलॉजी आपका दिमाग तो एनहांस करेगी, ठीक है, आपके दिमाग में बढ़ोतरी करेगी, आपकी समझ में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन साथ के साथ आप देखिएगा आपका व्यक्तित्व जो है, जैसे जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, मनोविज्ञान, तो आपका चरित्र वैसे वैसे कहीं ना कहीं ढलने लगेगा, ठीक है। या फिर आप लंबे समय तक आप इसे क्या है पढ़ते रहोगे तो आप हो सकता है कि इसमें परफेक्ट बन जाओ और आप मान लीजिए एक टीचर बन गए, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्या है, आर्थिक रूप से भी ये साइकोलॉजी के कारण आपको कहीं ना कहीं मदद मिली है, ठीक है। तो यानी ये सर्वांगीण विकास में सहायक है, आपके दिमाग का, आपके शरीर का संतुलन, ये सारे चीज़ें जो हैं वो एक सर्वांगीण विकास, यानी इससे क्या है, सभी पक्षों में विकास होता है व्यक्ति के, यदि वो अधिगम करता है, ठीक है भाई। उसके बाद समायोजन में सहायक। अब समायोजन क्या होता है, जब हम क्या है किसी विपत्ति में आन पड़ते हैं तो उससे बाहर आना, ठीक है, उसको अच्छे से डील करना, ठीक है, उसको अच्छे से डील करना, किसी विपत्ति को देख के घबराना नहीं, वो ही हमारा क्या है, समायोजन है,
ठीक है। यानी विपरीत स्थिति में भी अपने धैर्य से काम लेना क्या होता है, समायोजन होता है। तो समायोजन में भी सहायक है, हमें क्या है, कोई विपत्ति आ जाती है तो उसमें भी हमारी हेल्प जरूर करेगा अधिगम। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन तो इससे होता ही है, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। जीवन पर्यंत वह सतत प्रक्रिया, ये क्या बात कह रहे हैं कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। ऐसे नहीं कि आज आपने, मान लीजिए आपने पहले कुछ 10 साल कुछ भी नहीं सीखा, अब आप क्या है 10 दिन के लिए किसी कोचिंग सेंटर में या कहीं पे चले गए तो आपको सब कुछ आने लगेगा। आपको सब कुछ नहीं आएगा, आपने जितना उस समय सीखोगे आपको उतना ही आएगा, ठीक है भाई। तो हो सकता है, इसको हम क्या है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कोई भी हमें काम सीखना होता है तो एक दिन में हम सारा काम नहीं सीख सकते, ठीक है भाई। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है वो धीरे धीरे, पहले क्या है पहले रेंग करके चलना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल धीरे धीरे वो क्या खड़े होकर किसी सहारे के जरिए फिर धीरे धीरे अपने खुद ब खुद चलने लग जाता है। तो वो ऐसे नहीं है कि अचानक से खुद ब खुद चलने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, जीवन पर्यंत चलता रहता है और एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। इसमें क्या है, कई ऐसे नहीं होता कि कहीं आप सीख रहे हो और कहीं आपने सीखना बंद कर दिया, फिर क्या है आप 1 साल बाद 1.5 साल बाद फिर से आप सीखने लगे। आप क्या है कुछ बातें हमेशा के लिए क्या है सीखते रहते हो, लगातार सीखते रहते हो, ठीक है। उसके बाद ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि अधिगम यहाँ पे होगा और आप कहीं और चले गए तो वहाँ पे नहीं होगा। अधिगम जो है वो सभी जगह पे होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। अधिगम जो है ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है अच्छे से। अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्दिष्ट होता है, यानी अधिगम करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है हमारा। जैसे आप अभी ये साइकोलॉजी क्लास देख रहे हो तो आपका उद्देश्य है कि रीट 2022 में अच्छे अंक लेके आना, ठीक है भाई, और ये आपका उद्देश्य है। तो ऐसे क्या है, जब भी हम कोई ना कोई अधिगम करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या हमारा उद्देश्य रहता है। उसके बाद इसमें हमारा लक्ष्य भी निहित होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। ये क्या है, वातावरण में जैसे जैसे हम इसको देख करके हम वातावरण में खुद क्रियाशील होंगे, उसको सीखने का प्रयत्न करेंगे, तो हम क्या है आसानी से अधिगम कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, ये आपको याद रखना। और बुद्धि के विकास में सहायता करता है, बुद्धि के विकास में सहायक है। तो बुद्धि में विकास करता है, ये आपको पता है, क्योंकि हम अधिगम जब सीखेंगे कोई नई चीज़ें तो हमारी बुद्धि में विकास तो होना ही होना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि अधिगम की भूमिका क्या है, इसका प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद अधिगम की परिभाषाएं, डेफिनेशंस पढ़ी हमने, और उसके बाद अधिगम की विशेषताएं हमने पढ़ ली, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषता हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि अधिगम के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है भाई। उसके बाद इसके अनुक्षेत्र क्या क्या हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो हम सारी चर्चाएं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे ये जो अधिगम की विशेषताएं लिखा है, कई बार अधिगम की प्रकृति वगैरह लिखा हुआ आ जाता है, तो बात वही है, इससे ये सारे पॉइंट उसी में आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए, और मैथ्स लेवल 2 के लिए, और लेवल 2 के लिए जो मैथ साइंस का कोर्स है वो आपको पूर्णतः निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो जैसे मेरे रीट 2022 में जो है 2021 में 140 नंबर बने थे, वैसे आप भी नंबर ला सकते हो बिना पढ़े, बिना कहीं से, आप बिना पढ़े नहीं, पढ़ना तो है आपको लेकिन बिना कोचिंग के, ठीक है भाई। यानी आप बिना कोचिंग में अपना पैसा जो है वो लगाए, आप क्या है घर पे पढ़ के, किताबों से पढ़ के क्या है आप अपने नंबर ला सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।